हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफे एकेडमी। दोस्तों, आज हम मॉडल्स के बारे में बताएंगे, परंतु मॉडल्स के बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको ये बता दें कि मॉडल्स के पास जो वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो वर्ब तीन तरह से प्रयोग करते हैं। एक सिंपल इन्फिनेटिव के रूप में, दूसरा कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव के रूप में, तीसरा परफेक्ट इन्फिनेटिव के रूप में। दोस्तों, ये इन्फिनेटिव क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र आपको पहले कर दूं। सिंपल इन्फिनेटिव अर्थात 2 + V1, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव अर्थात 2 + B + V4 और परफेक्ट इन्फिनेटिव अर्थात 2 + have + V3। दोस्तों, इन तीनों इन्फिनेटिव का प्रयोग मॉडल्स की बात करते हैं अलग अलग अर्थ में। अर्थात सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग सिर्फ सिंपल एक्शन करने के लिए होता है। जब कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि कोई कार्य जारी रहता हो उसके बारे में बताने के लिए प्रयोग करते हैं। और परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कोई कार्य पूर्ण हुआ या नहीं हुआ या कार्य पूर्णता के बारे में बात करने के लिए हम परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए तीनों का। सिंपल इन्फिनेटिव टू गो, टू डू। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी गोइंग, टू बी डूइंग। परफेक्ट इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल टू हैव गॉन, टू हैव डन। दोस्तों, जब मॉडल्स के बाद हम इन इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं तो इसमें प्रयुक्त टू छुपा रहता है। अर्थात मॉडल्स के बाद जो प्रयोग होता है उसमें टू छुपा रहता है, जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। बेयर इन्फिनेटिव मतलब इन्फिनेटिव विदाउट टू। अर्थात जहां टू गो हम लिखे हैं वहां सिर्फ गो होगा, जहां टू बी गोइंग लिखे हैं वहां सिर्फ बी गोइंग होगा, और जहां टू हैव डन या टू हैव गॉन लिखे हैं वहां टू हटके हैव डन या हैव गॉन लिखा है मॉडल्स के बाद। तो इसी का प्रयोग हम बताएंगे कि आगे कैसे करते हैं। यहां एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं कि मॉडल्स के बाद हर इन्फिनेटिव का प्रयोग हम बताएंगे, लेकिन वो अलग अलग सेगमेंट में बताएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो बनाना ये लंबा हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब मॉडल्स के बारे में देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं और इसके आधार पर सेंटेंस कैसे बनता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है स्पोकन इंग्लिश के लिए कि सेंटेंस कैसे फ्रेम करें और कैसे बनावे। क्योंकि इसके आधार पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसके आधार पर सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल्स, उसके बाद V1 + ऑब्जेक्ट। अब आइए एक एक करके मॉडल का एग्जाम्पल देखें, उसका अर्थ बताते हुए हम समझाते हैं। सबसे पहले कैन या मे, जिसका अर्थ होता है सकना। दोस्तों, कैन और मे के बारे में विस्तृत प्रयोग इसके संबंधित वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसे आप कैफल एकेडमी चैनल पर जाके आप यूज ऑफ कैन, मे, कुड, माइट, बी एबल टू का प्रयोग देख सकते हैं। यहां सिर्फ मैं ये बताता हूं कि कैन और मे का सेंटेंस किस तरह बनाते हैं और कैसे इसका अनुवाद करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर बताया गया है, सब्जेक्ट पहले होता है, फिर मॉडल यानी कैन या मे, और फिर V1। एग्जाम्पल देखिए। मैं काम कर सकता हूं, यहां सकना है, निश्चित रूप से इसके लिए कैन का प्रयोग होगा क्योंकि यह क्षमता बताता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां क्या है? आई। चूंकि मैं बता चुका हूं किसी भी वाक्य का जो कार्य होता है, एक्शन होता है, उस एक्शन को करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं। कर्ता मतलब करने वाला। जो सेंटेंस में कार्य होता है उसके करने वाले को हम कर्ता बोलते हैं। तो यहाँ काम करने वाला कौन है? आई, इसीलिए सब्जेक्ट हो गया आई। तो क्या हो गया? आई। फिर मॉडल्स। दोस्तों, मैं बता चुका हूं कि मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ मैं बता चुका हूं, यहाँ सकना है, सकना के लिए प्रयोग करते हैं मे और कैन, जो मॉडल्स है। तो आई के साथ यहां लग जाएगा कैन, तो आई कैन। उसके बाद V1, यहां वर्ब क्या है? करना। क्या कर देंगे? आई कैन डू द वर्क। वर्क क्या ऑब्जेक्ट हो गया। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया? आई कैन डू द वर्क। अगर संभावना बताना रहेगा तो हम मे का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं उसके घर जा सकता हूं, यहां एक संभावना बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आई मे गो टू हिज हाउस। चूंकि आई यहां हो गया सब्जेक्ट, मे मॉडल्स प्लस V1 जाना,
वर्ब। इसी तरह माइट और कुड, ये दोनों ही मे और कैन का पास्ट फॉर्म है। इसके बारे में भी मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूं, जिसे आप केफल एकेडमी पे जाके देख सकते हैं। यहां सिर्फ मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा। कुड और माइट, जिसका अर्थ होता है सका, तो क्या हो जाएगा, वह यह काम कर सका। दोस्तों, एज पर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वह हो गया, चूंकि काम करने वाला वह है तो ही, और यहां क्षमता बता रहा है तो मैं बता चुका हूं क्षमता बताने के लिए कैन का प्रयोग होता है, जिसका पास्ट यहां कुड होगा। क्या हो जाएगा, ही कुड, चूंकि सब्जेक्ट क्लास मॉडल है इसलिए ही कुड। उसके बाद V1, तो यहां वर्ब क्या है, वह काम कर सका, यानी वर्ब करना है। क्या हो जाएगा, ही कुड डू। ऑब्जेक्ट क्या है, तो काम, तो द वर्क। तो क्या हो जाएगा, ही कुड डू द वर्क। ही हो गया सब्जेक्ट, कुड हो गया मॉडल्स, डू हो गया V1 और वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। उसी तरह एक माइट का एग्जाम्पल देखिए, वह मेरे पास आ सका। ही माइट कम टू माई हाउस। सब्जेक्ट ही है इसलिए ही, मॉडल हो गया माइट और वर्ब हो गया कम, इसीलिए ही माइट कम टू माई हाउस। अब आगे देखिए, शुड या आउट टू, OUGHT आउट और TO2। दोस्तों, शुड और आउट टू दोनों का अर्थ होता है चाहिए। दोनों का ही प्रयोग एक दूसरे के बदले कर सकते हैं, परंतु आउट टू का प्रयोग शुड से ज्यादा जोरदार सूचक होता है। शुड का प्रयोग सजेशन देने के लिए भी होता है, परंतु आउट टू का प्रयोग मोरल ड्यूटी बताने के लिए किया जाता है, और आउट टू का प्रयोग ज्यादा फॉर्मल होता है शुड से। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। उसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, एज पर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट उसे है यानी वह, तो वह का हो गया ही, और मॉडल चाहिए है, चाहिए का इंग्लिश होता है शुड या आउट टू, तो ही शुड या ही आउट टू, प्लस यहां क्या है, वर्ब क्या है, सेवा करना अर्थात सर्व। तो ही शुड सर्व, ऑब्जेक्ट क्या है, पेरेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ही शुड सर्व हिज पेरेंट या ही आउट टू सर्व हिज पेरेंट्स। दोस्तों, दोनों ही सेंटेंस सही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। प्रत्येक आदमी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। दोस्तों, यहां प्रत्येक आदमी सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि कार्य करने वाला कौन है, प्रत्येक आदमी, तो प्रत्येक आदमी हो जाएगा एवरीबॉडी। फिर चाहिए, उसके लिए होता है शुड या आउट टू, तो एवरीबॉडी शुड या आउट टू। और क्या है, वर्ब क्या है, अपना काम करना चाहिए, करना हो गया, तो क्या हो गया वर्ब डू, तो एवरीबॉडी शुड डू। अब क्या है, अपना काम, तो चूंकि एवरीबॉडी है इसलिए हिज ड्यूटी, तो एवरीबॉडी शुड डू हिज ड्यूटी। तो इस तरह से शुड और आउट टू का प्रयोग हम कर सकते हैं, किसी को सजेशन देने के लिए या किसी को मोरल ऑब्लिगेशन बताने के लिए। अब देखते हैं दोस्तों, यहां एक कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को, जब चाहिए के सेंस में ही नीड या वांट का प्रयोग कर देता है। अब एग्जांपल एक देख लीजिए, उसे कलम चाहिए। अब यहां भी चाहिए लगा हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि शुड का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिए, इसीलिए इसका प्रयोग जाना बहुत जरूरी है। अगर वर्ब के साथ चाहिए रहा तो शुड या आउट टू प्लस वर्ब, परंतु अगर नाउन के साथ चाहिए रहा तो वहां चाहिए के लिए प्रयोग करेंगे नीड या वांट। क्योंकि नाउन के साथ चाहिए का अर्थ होता है कि उसकी आपको आवश्यकता है, उसकी आपको जरूरत है, और वर्ब के साथ चाहिए का मतलब होता है कि वह आपको करना चाहिए, ये आपको सजेशन देता है, या ये आपको मोरल ऑब्लिगेशन बताता है कि आपको इस तरह से करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जब वर्ब प्लस चाहिए रहेगा तो शुड या आउट टू का प्रयोग करेंगे, और अगर जब नाउन प्लस चाहिए रहेगा तो हम क्या प्रयोग करेंगे, नीड या वांट का। आइए इसे एग्जांपल से देख लीजिए। जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे कलम चाहिए,
तो मुझे कलम चाहिए, यहाँ पर कलम हो गया नाउन और चाहिए हो गया वर्ड। तो चाहिए कि यहाँ क्या प्रयोग करेंगे? नीड या डेयर का। क्यों? क्योंकि कलम चाहिए, यानी कलम की आवश्यकता है। यह कोई मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है, या यह कोई आपको ड्यूटी नहीं बता रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? नीड या वांट का। तो क्या हो जाएगा? आई वांट अ पेन या आई नीड ए पेन। अगर यही रहा कि उसे यह किताब खरीदना चाहिए, तो यहां पर देखिए चाहिए का क्या लगा है? खरीदना, जो वर्ब है। तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे शुड का या ought to का। तो क्या हो जाएगा? ही शुड बाय अ बुक। दोनों डिफरेंस समझ गए होंगे आप, आशा करते हैं। एक बार फिर से एग्जाम्पल समझा देते हैं। अगर नाउन प्लस चाहिए तो नीड या वांट का, और अगर वर्ब प्लस चाहिए तो शुड या ought to का। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। उसे शिक्षा चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ही नीड्स एजुकेशन। और उसे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, तो यहां क्या हो जाएगा? ही शुड अर्न एजुकेशन। दोनों मंत्र समझ गए। शिक्षा ग्रहण करना चाहिए यानी वर्ब प्लस चाहिए, इसीलिए शुड या ought to का वो प्रयोग हुआ है। और वहां सिर्फ शिक्षा चाहिए, जो शिक्षा हो गया एजुकेशन, जो नाउन है, और चाहिए हो गया नीड या वांट का। क्योंकि वहां नाउन हो गया, तो नाउन ऐसा चाहिए कि हम नीड या वांट का प्रयोग कर दिए। तो दोनों में फर्क साफ है, इसे समझे और इसके आधार पर आप वाक्य बनाए, आपके लिए बेहतर प्रयोग होगा। अब आगे देखते हैं। मस्ट, एमयूज मस्ट, जिसका अर्थ होता है अवश्य चाहिए। दोस्तों, यह जोरदार सूचक वाक्य है। जो किसी को सजेशन देते हैं तो जोरदार तरीके से तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर किसी को ऑब्लिगेशन भी बताते हैं जोरदार तरीके से, तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए। तो क्या हो जाएगा? यहां पर देख लेते हैं। एक, उसे यह किताब अवश्य पढ़ना चाहिए। क्योंकि अवश्य चाहिए है तो मस्ट का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? उसे ही, मॉडल से क्या होगा? मस्ट, क्योंकि अवश्य चाहिए है इसीलिए ही मस्ट। अब यह किताब पढ़ना चाहिए, वर्ब पढ़ना है, तो हो जाएगा रीड। तो क्या यह किताब? तो दिस बुक। तो क्या हो गया? ही मस्ट रीड दिस बुक। तो दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर एक बार समझ लीजिए और फिर उसके आधार पर आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो क्या हो गया? एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। राम को 4 घंटे अवश्य पढ़ना चाहिए। यहां भी जोरदार तरीके से हम सजेशन दे रहे हैं, इसीलिए मस्ट का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? राम मस्ट रीड फॉर 4 आवर्स। अब वुड, दोस्तों वुड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में किसी हैबिट को बताने के लिए करते हैं। जब वुड का हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम कंट्रास्ट नहीं दिखाते हैं वर्तमान समय से। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, परंतु इससे पहले यह समझ लीजिए कि वुड का अर्थ कुछ काम करेंगे इससे भी होता है, गागे से भी होता है, यानी पास्ट इन द फ्यूचर के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। वह इस चीज को पसंद करेगा, तो वह के लिए हो गया ही, मॉडल हो गया वुड, और वर्ब हो गया पसंद करना लाइक। तो क्या हो जाएगा? ही वुड लाइक दिस थिंग। अब हैबिट के लिए देख लीजिए एग्जाम्पल। वह मेरे पास बैठा करता था, या वह मेरे पास बैठता था, तो इसके लिए हम बोलेंगे ही वुड सिट विथ मी। दोस्तों, इस पास्ट सिंपल में बना सकते हैं ही सैट विथ मी, बट अगर हम ये कहते हैं ही वुड सिट विथ मी तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पास्ट का हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अब यूज्ड टू, जिसका अर्थ होता है किया करता था। दोस्तों, यूज्ड टू का प्रयोग हम उस कार्य को कहने के लिए करते हैं जो पास्ट में हुआ करता था और अभी नहीं हो रहा है। अर्थात डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, परंतु जो वर्तमान समय में नहीं हो रहा हो। अर्थात वर्तमान समय की एक्टिविटी से कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह फुटबॉल खेला करता था, सब्जेक्ट हो गया वह, तो ही, फिर यूज्ड टू चूंकि मॉडल है, वर्ब है खेलना तो प्ले, तो ही यूज्ड टू प्ले क्या? तो फुटबॉल, तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया तो फुटबॉल,
सेंटेंस पूरा क्या हो जाएगा, ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। दोस्तों पास्ट की हैबिट बताने के लिए वुड का प्रयोग हम करते हैं, परंतु दोनों में अंतर है। वुड और यूज्ड टू में अंतर यह है कि यूज्ड टू का प्रयोग उस पास्ट एक्टिविटी के लिए कहेंगे जो डिसकंटिन्यूड है, यानी अभी नहीं हो रहा है, और वुड का प्रयोग उस पास्ट एक्टिविटी के लिए कहते हैं जो पास्ट में हुआ करता था, अभी हो रहा है या नहीं इसके बारे में पता नहीं। तो पास्ट की एक्टिविटी बताने के लिए हम तीन चीज का प्रयोग करते हैं, वुड, यूज्ड टू या पास्ट सिंपल टेंस। आप तीनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ध्यान नहीं रहना चाहिए कि जब हम प्रेजेंट एक्टिविटी के साथ तुलना करते हैं पास्ट एक्टिविटी का जो अभी नहीं हो रहा है, पास्ट में होता था, उस कंडीशन में हम सिर्फ यूज्ड टू का ही प्रयोग करेंगे, ना कि वुड और दूसरा का। एग्जाम्पल तो देख लेते हैं। मैं पहले सेब खाया करता था, परंतु अभी आम खाता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई यूज्ड टू ईट एप्पल्स बट नाउ आई ईट मैंगोज। दोस्तों इस वाक्य में हम आई वुड ईट एप्पल्स या आई एट एप्पल्स नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर पास्ट एक्टिविटी का कंपैरिजन हम प्रेजेंट की एक्टिविटी से करते हैं, इसीलिए यूज्ड टू का ही प्रयोग होना चाहिए। तो ये अंतर है यूज्ड टू, वुड और पास्ट इंडिफिनिट के प्रयोग करने में। तो दोस्तों ये समझ लीजिए, चूंकि यूज्ड टू ही मॉडल है, इसीलिए यहां पर टू का प्रयोग किया गया है प्ले से पहले। तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि यहां पर इन्फिनिटिव विथ टू क्यों आ गया। यहां इन्फिनिटिव विथ टू नहीं आया है, यहां इन्फिनिटिव बेयर ही है, यानी बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग किया गया है। ये टू जो है तो पार्ट है यूज्ड का, इसीलिए जब उसी वाक्य का अगर प्रेजेंट फॉर्म में कहना होगा तो हम कभी भी आई यूज्ड टू इट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूज्ड टू इज ए मॉडल, इसका रूप चीज नहीं हो सकता है, उसका हम प्रेजेंट नहीं बना सकते हैं। प्रेजेंट है बताने के लिए हम सिर्फ प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग करेंगे। नीड और डेयर को भी मॉडल माना जाता है, जिसे सेमी मॉडल्स कहते हैं। तो इसका प्रयोग हम एज ए मॉडल भी करते हैं और एज ए मेंबर भी करते हैं। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एज ए मॉडल हम प्रयोग करेंगे तो इसके बाद आने वाले वर्ब के पीछे टू का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। परंतु जब नीड और डेयर का प्रयोग हम एज ए मेन वर्ब करेंगे तो इसके बाद आने वाले वर्ब के पीछे टू का प्रयोग होगा, जिसे हम फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। तो ध्यान रखिए, नीड और डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल वर्ब हम प्रयोग करते हैं तो जनरली निगेटिव और इंटीग्रेटिव सेंटेंस में ही करते हैं, और इसके बाद आने वाले वर्ब के पीछे टू का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सेमी निगेटिव होता है, उसका प्रयोग अगर हम नीड और डेयर के साथ करें तो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हम कर सकते हैं। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे उसे यह कहने की आवश्यकता नहीं है, सब्जेक्ट है उसे, तो वह कहने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि मॉडल का प्रयोग है, रूप में कर रहे हैं। चूंकि नीड का प्रयोग हम एज ए मॉडल कर रहे हैं तो यहाँ नीड निगेटिव सेंटेंस इसलिए कर सकते हैं, तो नॉट, तो ही नीड नॉट। कहने की आवश्यकता तो वर्ब, तो से, तो ही नीड नॉट से उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर नीड का प्रयोग सेमी निगेटिव वर्ड जैसे हार्डली, स्कार्सली इस के साथ करेंगे तो हम एज हेल्पिंग वर्ब, हार्डली, स्कार्सली इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग करने से सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव हो जाता है। इसीलिए इस तरह के वाक्य में भी हम नीड और डेयर का प्रयोग एज हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। उसे मुश्किल से यह करने की आवश्यकता है, तो ही नीड हार्डली डू दिस वर्क। यहां पर हार्डली लगने से सेंटेंस निगेटिव हो जाता है, इसीलिए नीड का प्रयोग हम एज हेल्पिंग वर्ब यहां पर कर पाए हैं। डेयर का देखिए, उसे वहां जाने की हिम्मत नहीं है, ही डेयर नॉट गो देयर। सब्जेक्ट ही है और डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल हम यहां कर दिए हैं, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। लेकिन यही सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहता तो हम नीड और डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल नहीं करते हैं। हाँ, एक बात है कि आई डेयर से ये एक्सप्रेशन है जिसका प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में भी हम कर सकते हैं और करते हैं। तो दोस्तों नीड और डेयर का और अधिक चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे, डिटेल में बताएंगे कि कब उसका प्रयोग करते हैं एज ए मेन वर्ब और कब एज ए मॉडल, और उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। फिलहाल यहाँ एज ए मॉडल ही हमको बताना था, इसीलिए मॉडल के रूप में इसका प्रयोग संपूर्ण हुआ। अब आगे के वीडियो में
मॉडल के साथ कंटिन्यूअस इंफिनिटिव का प्रयोग कैसे करते हैं और मॉडल के साथ परफेक्ट इंफिनिटिव का प्रयोग कैसे करते हैं और उसका क्या अर्थ होता है, वो सारी चीज बताएंगे। साथ ही उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बताएंगे, कैसे नेगेटिव बनाते हैं और कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।